नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है जवाब तो चाहिए का, और आज जवाब तो चाहिए में बात करेंगे एक ऐसे अभिनेता नसरुद्दीन शाह की, जिन्होंने खुद को हमेशा एक सेकुलर, प्रगतिशील और उदार चेहरे के रूप में पेश किया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये देश को बदनाम करने वाला नासूर हमने क्यों लिख दिया। इसके पीछे भी वजह है। देखिए, आज अपने जीवन के इस पड़ाव पर आकर ये साबित कर रहे हैं कि मुसलमान हमेशा मुसलमान ही होता है, क्योंकि जिस भारत ने नसरुद्दीन शाह को नाम दिया, पहचान दी, मंच दिया, सम्मान दिया, आज वही भारत उन्हें अपना नहीं लगता। मामला क्या है जरा आपको बता देते हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम जश्न उर्दू में उन्हें इनवाइट किया गया, फिर किसी कारणवश उनका नाम सूची से हटा दिया गया। यह बात भाई साहब को चुभ गई। सवाल यह है कि क्या एक कार्यक्रम की नाराजगी पूरे देश और मौजूदा चुनी हुई सरकार पर आरोपों की बौछार के रूप में सामने आएगी, उसका आधार बनेगी। एक लेख लिखा है इन्होंने। अपने लेख की शुरुआत नसरुद्दीन शाह व्यक्तिगत पीड़ा के साथ करते हैं। वो लिखते हैं कि उन्हें बुलाकर फिर मना कर दिया गया, बहुत दुख हुआ। लेकिन कुछ ही पंक्तियों में उनके लेख बदलने लगते हैं। बात पहुंच जाती है असहिष्णुता पर, बात पहुंच जाती है सत्ता के दुरुपयोग पर, सीधे सीधे मोदी सरकार पर हमले पर यह बात पहुंच जाती है। वो लिखते हैं, ये वो देश है ही नहीं जहां मैं बड़ा हुआ। यही असली सवाल खड़ा होता है। क्या देश सचमुच बदल गया है, या फिर सत्ता बदलते ही कुछ लोगों की सहजता खत्म हो गई है, जो ये कहना चाह रहे हैं। नसरुद्दीन शाह कहते हैं कि उन्होंने कभी सत्ता में बैठे लोगों की अंधी तारीफ नहीं की, विश्व गुरु कहे जाने वालों की प्रशंसा नहीं की। देखिए, लैंग्वेज देखिए कहां से कहां जा रहे हैं। लेकिन क्या देश की उपलब्धियों की बात करना, राष्ट्रीय आत्मविश्वास की बात करना, अपने इतिहास और संस्कृति पर गर्व करना अब चापलूसी कहलाने लगा है क्या? लेख में किताबों में बदलाव, विज्ञान से छेड़छाड़, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना जैसे तमाम बातें हैं। अभी हाल में आपने ए.आर. रहमान को सुना, उससे पहले हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी का दुखड़ा भी आप सुन चुके हैं। देखिए, ये वही लोग हैं जो आरोप लगाते हैं, और ये वही आरोप हैं जो सालों से एक तयशुदा वर्ग दोहराता आया है। हम बात इन मुसलमानों की कर रहे हैं। अक्सर बिना ठोस उदाहरण और प्रमाण के लेख के अंत में नसरुद्दीन शाह लिखते हैं कि आज सवाल पूछना देशद्रोह मान लिया जाता है, और वो पूछते हैं कि यह नफरत और चिड़चिड़ापन कब तक चलेगा। लेकिन अब देश भी उनसे एक सीधा सवाल पूछ रहा है। ये चिड़चिड़ापन हर बार उन्हीं लोगों में क्यों दिखाई देता है जिन्हें नया भारत असहज कर देता है, अनकंफर्टेबल कर देता है इनकी भाषा में। ये पहली बार नहीं है, इसको समझिए जरा। नसरुद्दीन शाह, जिनको आप मेरे बगल में चलते देख पा रहे हैं, ना जाने कितनी फिल्मों में आपने इनको देखा होगा, इनके एक्टिंग को सराहा होगा। नसरुद्दीन शाह इससे पहले भी कह चुके हैं कि उन्हें भीड़ से डर लगता है। उन्होंने द केरला स्टोरी को खतरनाक ट्रेंड बता दिया था। मुगल शासन को लूट नहीं बल्कि योगदान के रूप में दिखाने वाले यही तो हैं, यही तो वकालत करते हैं मुगलों की। और यहां तक कहा था एक समय कि पाकिस्तान की तारीफ को भारत विरोधी नहीं माना जाना चाहिए। मतलब दिल में इनके पाकिस्तान बसा है। अगर ये पाकिस्तान की तारीफ कर दें, भले वो पाकिस्तानी आतंकवादी आए यहां पर हमारा गला काट जाएं, 26/11 कर दें, अहमदाबाद कर दें, दिल्ली कर दें, जयपुर कर दें, लेकिन इनको तारीफ करनी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की तारीफ को भारत का विरोध ना माना जाए, ये बातें भी कर चुके हैं। इन सभी बयानों को जोड़कर देखें तो एक साफ पैटर्न उभरता है। समस्या सवाल पूछने से नहीं है। लोकतंत्र में सवाल जरूरी है। समस्या तब होती है जब सवाल हमेशा एक ही सरकार, एक ही विचारधारा और एक ही धर्म के खिलाफ जाते हैं। देखिए, पूरा जीवन जिस धर्म के बीच रहकर उन्होंने अपना काम किया, उपलब्धियां प्राप्त की, उसी धर्म के समर्थन और पैसे से शोहरत प्राप्त करने के बाद आज उसी समाज की चिंता, उसी के हित, उसके आवाज से उन्हें परेशानी होने लगी है। अब जैसे हिंदू अपने अधिकारों की पहचान की बात करता है, असहिष्णु भारत की स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है। आलोचना का अधिकार हर नागरिक को है, नसरुद्दीन शाह को भी है। लेकिन भाई, आलोचना और कटुता में ये जो पतली सी रेखा होती है, उसको समझेगा कौन? असहमति और एहसान फरामोशी में फर्क होता है, यह आप समझाने का समय आ गया है नसरुद्दीन शाह जैसे लोगों को। देश बदल रहा है, यह सच है,
लेकिन यह बदलाव किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की दिशा में है। और अगर इसी बात से किसी को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है तो उस तकलीफ पर जवाब तो चाहिए। ऐसे में जो सवाल हम उठाने जा रहे हैं वो सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है उससे संबंधित जो सवाल है वो बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार के बहाने भारत को कोसना, क्या यह कोशिश है नसरुद्दीन शाह की? दूसरा सवाल, जिस देश ने नाम दिया, पहचान दी, उस पर आरोपों की बौछार क्यों? हर बार मोदी सरकार, भारत सरकार पर निशाना क्यों साधा जाता है? ये सिर्फ इनके द्वारा नहीं, इस प्रकार के तमाम तथाकथित जो सेकुलर हैं वो इस प्रकार की बातें करते हैं। क्यों? सरकार की आलोचना या हिंदुओं से चिढ़ है? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। आज हम इस सवाल की तह तक भी जाएंगे, इन तमाम सवालों को आधार बनाएंगे, हम चर्चा भी करेंगे। अब कौन कौन से लोग हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे वो भी हम बताएंगे, लेकिन कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या बयान इन्होंने अब तक दिए हैं। एक बार वो ग्राफिक्स दिखाइए। नसरुद्दीन शाह की ये कुछ विवादित बयान है, इसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे भाई साहब की विचारधारा है क्या और ये किस मानसिकता के साथ यहाँ पर रहना चाहते हैं। ये पाकिस्तान की तारीफ करना चाहते हैं, ये मुगलों की हिमायती बनना चाहते हैं जिन्होंने हमारे देश को लूटा, ये इस प्रकार के देशभक्त हैं। अब इस प्रकार का सेकुलरिज्म तो इन्हें ही मुबारक। हमारी भाषा में हम तो सीधा कहते हैं कि भाई इस प्रकार का विचार, इस प्रकार के सेकुलरिज्म नहीं चलेगा जब आप पाकिस्तान की तारीफ करने की इच्छा जगाते हैं। आप केरला स्टोरी फिल्म जब आ जाती है उसको खतरनाक ट्रेंड बता देते हैं। आपके हिसाब से मुसलमान यहाँ पर पीड़ित है, परेशान है, इस प्रकार की बात आप कर रहे हैं। एक चुनी हुई सरकार को बार बार टारगेट किया जा रहा है। नसरुद्दीन शाह के ही विवादित बयान नहीं, इससे पहले आप याद कीजिए हामिद अंसारी ने, जिनको देश ने इतनी बड़ी कुर्सी दी, वो देश के उपराष्ट्रपति रहे, उन्होंने जब ये कह दिया कि मुसलमान यहाँ सेफ फील नहीं करते। अब सोचिए ये बात हामिद अंसारी जब कह सकते हैं, अभी AR रहमान जो खुद कन्वर्ट होके वो मुसलमान बने हैं, उनको यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे काम नहीं मिलता है मौजूदा समय में। अब उसके बाद नसरुद्दीन शाह सामने आते हैं जिनकी ना जाने कितनी फिल्में और ना जाने कितने सनातनियों ने, हम सब ने इनकी कई फिल्में देखी हैं, इनके काम को सराहा है। लेकिन जब इस प्रकार की विचारधारा बाहर आती है तो सवाल उठता है। ये सरकार की आलोचना कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन सिर्फ एक पैटर्न पर नैरेटिव सेट करने वाली आलोचना ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर ये होगा तो जवाब तो चाहिए। हम सवाल तो पूछेंगे। देश में पाकिस्तान की तारीफ करने को भारत विरोधी नहीं मानना चाहिए। अब ये तारीफ करना चाहते हैं पाकिस्तान की, कीजिए, लेकिन इस प्रकार के जब आप लेख लिखते हैं नसरुद्दीन शाह साहब, तब आप एक्सपोज हो जाते हैं। अवरल मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। हम अवरल से बात करेंगे। हमारे साथ आज सहन नकवी जुड़ी हुई हैं, अधिवक्ता हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमसे जुड़ी हुई हैं, हम उनसे बात करेंगे। और मुन्ना हबीब खान कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ जाएंगे और हम उनसे भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है इस प्रकार के बयानों पर, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहली प्रतिक्रिया अविरल आपसे, नसरुद्दीन शाह का कहना है कि देश का माहौल बदल गया है, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या यह सिर्फ राजनीतिक असहमति है या एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है मौजूदा सरकार को लेकर? क्योंकि ये कोई पहले व्यक्ति नहीं, इससे पहले हमने AR रहमान को भी देखा, इससे पहले हम हामिद अंसारी जी को भी देख चुके हैं। इस प्रकार के बयानों को कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए और कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं नसरुद्दीन शाह? देखिए आशीष जी, वो कह रहे हैं कि माहौल बदला हुआ है, तो निश्चित रूप से बदला हुआ है ना। देश संविधान के आधार पर चल रहा है, कानून के आधार पर चल रहा है, तो उन्हें बदला हुआ लग रहा है। अगर संविधान के आधार पर देश वो नजर बदला हुआ है तो ये सही परिवर्तन है। अगर ये परिवर्तन इन्हें एक्सेप्टेबल नहीं है, इस परिवर्तन से इन्हें समस्या है, तो मैं समझता हूं ये पूर्ण रूप से गलत है। संविधान के आधार पर मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ देश चल रहा है। और राष्ट्रवाद की अगर बात कर जाए, अगर राष्ट्रवाद से जुड़ा है या फिर एक तरीके से पाकिस्तान प्रस्ती दिखाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं ये बहुत ही दुखद है, शर्मिंदगी का विषय है कि पाकिस्तान की तारीफ को किसी प्रकार से देश का विरोध ना कहा जाए। अगर ये इस प्रकार के आर्गुमेंट्स देते हैं तो मैं समझता हूं ये बहुत ही दुखद है, अपमानजनक है, राष्ट्र विरोधी है। इसमें किसी रूप में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और निश्चित रूप से देश जानता है, देश जागरूक है, देश की जनता बहुत अवेयर है और देश की जनता तय करती है और निश्चित रूप से तय कर रही है कि किस प्रकार के इनके द्वारा बयान दिए जा रहे हैं। और इस प्रकार के विवादित बयान अगर ये देते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस मुल्क के, इस देश के उपराष्ट्रपति रह लिए और उपराष्ट्रपति रहने के बावजूद भी इस देश में उन्हें अपना माहौल सुरक्षित नजर नहीं आता है, इस देश में खतरा नजर आता है, तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा ये देश क्या दे सकता है। अब ये तो एक सोचनीय विषय है कि भाई उपराष्ट्रपति बना दिया, बावजूद इसके आप लोगों को इस प्रकार
प्रकार की समस्या हो रही है, तो मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे हैं, जनता को भ्रमित करने का और भोली भाली जनता को भटकाने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। लेकिन जनता बहुत अवेयर है, इस देश का नागरिक बहुत अवेयर है आज के। ठीक है, ठीक है, आप अविरल हमारे साथ बने रहना। हमारे साथ अधिवक्ता सैन नकवी जी भी हैं, उनसे बात करेंगे। सैन नकवी जी, एक कार्यक्रम से इन भाई साहब का नाम हटा दिया गया था, पहले एज एन गेस्ट इन्वाइट किए गए थे मुंबई में एक कार्यक्रम में, एक कॉलेज में, उनका नाम हटा दिया गया वहाँ पे। अब एक कॉलेज से, एक कार्यक्रम से नाम हटना, उसको पूरी भारत की व्यवस्था पर सवाल उठाने का आधार बनाना आपको सही लगता है क्या? एज एन स्कॉलर आप किस प्रकार से देख रही हैं उनके इन बयानों को? देखिए, ये तो ठीक है कि उनका नाम हटा दिया गया, पहले इनवाइट किया गया। ये कार्यक्रम कराने वाले के पर्सनल व्यूज होते हैं कि वो किसे इनवाइट करे और किसे इनवाइट नहीं करे, ये अपने सेटअप होता है किसी प्रोग्राम का। मैं इस पे सवाल नहीं उठाना चाहती, लेकिन एक वो कह रहे हैं कि मैं जहाँ पैदा हुआ उस देश में नहीं पैदा हुआ, वो देश बदल चुका है, माहौल बदल चुका है। तो ये मतलब ऐसा इतने बड़े स्टार होके सेलिब्रिटी, आज अपने देश की बहुत शर्म की बात है कि सेलिब्रिटीज को फील होने लगा है। पहले आम जनता, गरीब जनता, नॉर्मल पॉपुलेशन जो थी देश की, वो इस बात को बोल देती थी कि देश का माहौल खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है, हिंदू खतरे में है। आज सेलिब्रिटीज को फील हो रहा है कि कौन खतरे में है, क्या हो गया हमारे देश को, आखिर ये पब्लिक कहाँ जा रही है। कुछ तो है जो फील हो रहा है लोगों को, जो शो नहीं किया जा रहा है। आखिर कभी कोई बोल देता है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है संविधान के हिसाब से, तब आपका संविधान कहाँ चला जाता है। पर जब पार्टी के प्रवक्ता ये नहीं कह देते देश संविधान से चलेगा, जब एक बाबा आके बोलते हैं कि भाई हम तो हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, पग यात्रा कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, तब आप कोई भी भाजपा का प्रवक्ता या किसी पार्टी का प्रवक्ता, कांग्रेस का प्रवक्ता और सपा का प्रवक्ता ये कहने नहीं आता है मीडिया में सामने आकर कि भाई संविधान से चलेगा देश, ऐसे नहीं चलेगा, क्यों राष्ट्र बनेगा। जो नीतियां तय हो गई बंटवारे के समय, वो आपसी सहमति से तय हो गई, उसके बाद देश संविधान के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, क्या अच्छा संवैधानिक भाषा देश को शोभा देती है, लोगों को शोभा देती है? मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से जहर उगला जाता है, क्या ये संविधान के फेवर में है? अकॉर्डिंग टू लॉ है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू लॉ सुनिए सैन नकवी जी, अरे मेरे एक क्रॉस क्वेश्चन है मैम, एक क्रॉस क्वेश्चन है, सुन लीजिए सैन नकवी जी। अरे अभी यही इसका सैन नकवी जी, अब आप किसी को बोलने नहीं देती, इसका मतलब ये है कि आप बहुत बौखला सी जाती हैं कभी कभी। आप सामने वाले का, एंकर का सवाल तो सुन लीजिए, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, तब से कह रहा हूं मैम रुकिए थमिए थोड़ा सा, मेरा क्रॉस क्वेश्चन है। आप कंटिन्यूसली बोले जा रही हैं, एकदम से ना जाने कहां से चिंगारी इतनी आ जाती है। मैं आपसे बस एक क्रॉस क्वेश्चन, आप कंटिन्यू बोलती हैं। आप अब यही एक मिनट, आप ना, आप अपना समय निकालिए। सुनिए, ये फर्जी आरोप सरकार पे लगाइए, मेरे पे मत लगाइएगा सैन नकवी, या आप सरकार को घेरिए, आपका जो नैरेटिव सेट करना करिए, लेकिन ये आरोप मेरे ऊपर मत लगाना कि आपको समय नहीं मिलता है। अगर मैं अभी आपको पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड निकाल के दिखा दूं तो आपको पता चल जाएगा कि आपको ज्यादा समय हम देते हैं। अभी भी ओपनिंग रिमार्क आपने ज्यादा बोला है अविरल से, तो ये विक्टिम कार्ड यहां मत खेलिए। सरकार को जैसे नैरेटिव सेट करना करते रहिए, वो सरकार अपना जवाब देगी, लेकिन मेरे ऊपर ये आरोप मत लगे मैं आपको समय नहीं देता। आपको आदर पूर्वक बुलाया जाता है, आपको प्रॉपर सम्मान मिलता है, आपको प्रॉपर बोलने का मौका मिलता है। मेरा बस सीधा क्रॉस क्वेश्चन यही था, क्या सैन नकवी भी डरती हैं इस देश में? क्या वो भी अनकाउंटेबल है, वो भी डर के साए में जीने को मजबूर है? जिस प्रकार का नैरेटिव सेट किया गया है, क्या आप भी उसी चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं? यही लग रहा है आपके बयानों से। नहीं, ये तो मैंने नहीं कहा कि मुझे अपने देश में डर लगता है। हाँ। मुझे तो आजादी, नहीं मतलब आपको क्या कुछ बोलने से कोई रोकता है? आपको स्वतंत्रता नहीं मिल रही है? आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है मैम? नहीं मतलब मैं वही, आपको मंच नहीं मिलता अपनी बात रखने का? ये देश वाकई बदल गया है। इस चीज को कभी नहीं कहा कि मुझे अपने देश में डर लगता है। मैंने हमेशा कहा है कि मेरे देश में बोलने की आजादी है, हमारा देश बहुत अच्छा है, स्वतंत्रता है। तो फिर इस पर रहिए, ठीक है। मुन्ना हबीब खान जी की तरफ मैं बढ़ूंगा, वो भी जुड़ गए, स्वागत करते हुए। मुन्ना हबीब खान, नसरुद्दीन शाह का ये बयान आया है, मुद्दा आपको मैं बता भी देता हूं। उन्होंने एक लेख लिखा, उसमें उन्होंने बोला है कि देश का माहौल बदल गया, ये वो भारत नहीं जहां पे पला बढ़ा। इससे पहले भी उनके कई स्टेटमेंट आ चुके हैं कि पाकिस्तान की तारीफ करना, भारत का विरोध करना नहीं होता है। मुगलों के बारे में वो बड़ा पॉजिटिव बोलते रहे हैं, और अब ये खुलकर ये चीज़ बोलते नजर आए हैं कि मैं बहुत अनकंफर्टेबल, बहुत असहज हूं इस देश में, ये वो देश नहीं है, देश बदल चुका है। किस प्रकार से आप देखते हैं नसरुद्दीन शाह साहब के इस बयान को, मुन्ना हबीब खान? बिल्कुल आशीष गोस्वामी जी, मैं उस प्रकार से देखता हूं, वाकई नसरुद्दीन शाह जी ने कोई गलत नहीं कहा। 2014 के बाद जो देश का माहौल है, जो देश की स्थिति है, वो सब सार्वजनिक तौर पे पूरे देशवासियों को पता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर नसरुद्दीन शाह जी ने कोई सवाल उठाया है तो उसका सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सम्मानजनक सवाल है और कटु सत्य है।
सत्य यह है कि जिस राज्यसभा जिस पार्लियामेंट में जो हमारे गीत है, जो हमारे राष्ट्रीय गीत है, उससे शुरुआत होती थी, आज देखिए उसी संसद भवन में जो संविधान का मंदिर माना जा रहा है, उस मंदिर में आज कहीं ना कहीं वो मुल्ले, वो कटुए, वो आतंकवादी, पता नहीं किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और उस व्यक्ति को, उस सांसद को भारतीय जनता पार्टी पुरस्कार देकर के सम्मानित करती है। दूसरी बात, जिस तरीके से आज मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरीके से दलितों पे अत्याचार हो रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार खामोश है और जिस तरीके से मूव लिंचिंग हुई, 1 लाख की हत्या हो, पहलू खान की हत्या हो, कई ऐसे हैं जहां 10 उपद्रवी मिलके एक मुस्लिम को जान से मारने का काम करते हैं, जिसमें मूव लिंचिंग कहा जाता है और उस पर सरकार। अच्छा मुन्ना हबीब खान जी, अब मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप उन तमाम हिंदुओं की जिनकी मॉब लिंचिंग हुई उनके बारे में भी आप जरा आप बताइए। अंकित सक्सेना कौन है, आप मुझे बताइए। पालघर में संतों के साथ क्या हुआ, उस समय सरकार केंद्र में किसकी थी? हिंदुओं की मॉब लिंचिंग को आप इग्नोर करते हुए 4 नाम मुसलमानों के बताकर आप ये साबित करना चाह रहे हैं, उस नैरेटिव को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सीधा बोलिए कि दिक्कत सरकार से है, सरकार हट जाएगी तो समस्या खत्म हो जाएगी। आप सीधा खुलकर बोलिए, ये लुका छिपी मत खेलिए। आप तो राजनीतिज्ञ हैं, आपको तो खुलकर बोलना चाहिए। आप ये लुका छिपी वाली गेम क्यों खेल रहे हैं भाई? भाई वहां पर नसरुद्दीन शाह का बोलना, नसरुद्दीन शाह तो ये भी बोलता है मुन्ना हबीब खान की ये पाकिस्तान की तारीफ करना भारत की बुराई। आपको लगता है कि पाकिस्तान की तारीफ करेंगे इस देश में रह के? हम क्यों करें पाकिस्तान के बारे में तारीफ? ये बात भी नसरुद्दीन शाह बोल चुका है, तो नसरुद्दीन शाह के इस बयान पे भी समर्थन दे दीजिए अपना। नहीं, वो ही वाज राइट एट दैट टाइम जब उसने ये कहा। वो आके हमारे देश में आतंकवादी भेजे, हमारे देश में बम ब्लास्ट करें, लोगों की हत्याएं करें, निर्दोषों को, हिंदू मुसलमान सब मारा जाता है। अब ऐसे में नसरुद्दीन शाह का ये कहना कि नहीं पाकिस्तान की तारीफ करना भारत की बुराई, पाकिस्तान की तारीफ करनी क्यों है भाई अपने को? इस प्रकार के बयान वो पहले भी दे चुके हैं, इसलिए तो उनके नैरेटिव पर सवाल हो रहा है। एक कार्यक्रम में उनको बुलाया गया था, जश्न उर्दू नाम का कार्यक्रम था कॉलेज में, वहां से उनको एज एन गेस्ट हटा दिया गया। ये बात उनको चुभ गई और ऐसी चुभी कि अब वो लगातार इसको आधार बनाकर पूरे देश की व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सर, और कौन सा मुसलमान खतरे में? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं मुसलमान, किसी प्रकार का कोई खतरा वो महसूस नहीं करते हैं। हमारे साथ यहाँ सैर नकवी करी कि मैं कोई खतरा महसूस नहीं करती हूँ। मुन्ना हबीब खान टीवी पर आकर खुलकर सरकार की निंदा कर पा रहे हैं, आप सदन में मोदी जी को घेर पा रहे हैं, तमाम कड़े सवाल पूछ पा रहे हैं। ये किस प्रकार का डर है भाई? नहीं, सवाल डर के 2 मायने हैं आशीष जी, आप समझिए। एक मायने तो ये है कि देश के अंदर जिस विचारधारा को पिरोया जा रहा है, जिस विचारधारा को हर घर में भेजा जा रहा है, लोगों से संवादें हो रही है। आप मुसलमान क्या मतलब? ये मुसलमानों वाला जो विक्टिम कार्ड है अवरल, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये मुसलमानों वाला विक्टिम कार्ड बार बार क्यों निकाला जाता है भाई? मैं मुसलमान इसलिए काम नहीं मिल रहा है, वो AR रहमान आकर कहते हैं। मैं नसरुद्दीन शाह के कहता है कि मैं उस देश में हूं ही नहीं जिस देश में मैं पैदा हुआ पला बढ़ा। अब इस प्रकार की बात मुसलमानों को विक्टिम कार्ड के तौर पे क्यों पेश किया जा रहा है? क्या इस देश के मुसलमान को आवास नहीं सरकारी मिलता? क्या इस देश के मुसलमान के हर घर नल योजना के तहत उनके घर में जल नहीं पहुंचा है, उनके घरों में टूटियां नहीं लगी है? मैं गांव से आता हूं, मेरे गांव में अच्छे खासे मुसलमान रहते हैं, सभी के घरों में जो है आवास सबको मिला है। मेरे पिताजी ग्राम प्रधान है, हमने खुद भर भर के दिए हैं तमाम ना जाने कितने मुसलमानों को आवास के लिए। जब आना होगा तो आ जाएगा, सीधी सीधी बात है। लोगों को राशन मिल रहा है, तो मैं कैसे मान लूं कि मुसलमान हमारे देश का जो है वो इग्नोर किया जा रहा है या अनकंफर्टेबल है या डरा हुआ है? ये नैरेटिव सेट नहीं करना तो और क्या है अवरल? जी नहीं, पूर्ण रूप से नैरेटिव सेट करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। और जहां तक विषय विपक्षी राजनीतिक दलों का भी, तो ये अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए सब लोग करते हैं। और रही बात एक तरीके से अगर इन लोगों की एक तरीके से कर ली जाए, जो लोग कह रहे हैं इस देश में माहौल खतरे में है, मुसलमान के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, तो दिखाए ना, फैक्ट्स फॉर एविडेंस दिखाए। केंद्र सरकार आवास योजना चलाती है। सर, देश नहीं बदला है अवरल, देश नहीं बदला है, सोच अटक गई है इन लोगों की, सोच। ये एक जगह पे सुई अटक गई आके। अब केंद्र सरकार आवास योजना चला रही है, उसका लाभ हिंदू को भी मिल रहा है, मुसलमान को। अरे बिल्कुल मिल रहा है, मैं नाम बता दूंगा। हिंदू भी ले रहा है, मुसलमान भी ले रहा है। जी, शौचालय बन रहा है, वो हिंदू के यहाँ भी बन रहा है, मुसलमान के यहाँ भी बन रहा है। हैंडपंप लग रहा है, वो हिंदू के यहाँ भी लग रहा है, मुसलमान के यहाँ भी लग रहा है। अब फर्क क्या है? सवाल ये है कि योजनाओं का लाभ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात किसने की? मिल रहा है। सर, ये देश हिंदू राष्ट्र है ऑलरेडी, ये देश हिंदू राष्ट्र है ऑलरेडी, यहाँ बनाने की क्या बात होगी भाई? ये हिंदू राष्ट्र है पहले से। हिंदू राष्ट्र नहीं तो क्या है ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं तो क्या है? हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है सर, सुनिए मेरी बात, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये बिल्कुल नहीं। ये जो आप लोगों को दिमाग में भरने की कोशिश कर रहे हैं मुन्ना हबीब खान जी, वो भरने की कोशिश आपकी बेकार हो जाएगी। ये देश संविधान से ऊपर है। सुनिए, अरे संविधान से ऊपर कोई नहीं जा रहा है, संविधान से ऊपर बढ़कर आप लोग बात करते हैं।
आप जो है जब 3 तलाक आता है तो उसका विरोध आप करते हैं। आप जो है जब जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है, एक छतरी के नीचे संविधान के सबको करने की बात है तो विरोध आप करते हैं। अरे हम कब कह रहे हैं कि संविधान के ऊपर नहीं है देश? संविधान में सेकुलरिज्म सबसे ऊपर है, लेकिन ये सेकुलरिज्म हम स्वीकार नहीं करेंगे ना सर। ये एक तरफा सेकुलरिज्म, ये किस प्रकार का सर ये सेकुलरिज्म है जो ये नसरुद्दीन शाह कह रहे हैं यहाँ पे? वो सेकुलरिज्म लगता है आपको? ये बिल्कुल सेकुलरिज्म की नहीं, बात जब है। एक सेकंड, जब 56 देश इस्लामिक रिपब्लिक और फलाना इस्लामिक रिपब्लिक और फलाना हो सकते हैं, तो यहाँ हिंदू राष्ट्र कहना भी मतलब गुनाह हो गया। 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहता है इस देश में। संविधान आपको इजाजत देता है? मैं आपसे क्या कह रहा हूं सर कि ये नैरेटिव सेट करने की जो कोशिश हो रही है, वो नैरेटिव जो सेट करना चाह रहे हैं उस पर जो बोलना हो आप खुलकर बोलिए। आलोचना लोकतंत्र की ताकत है, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन नसरुद्दीन शाह जैसे लोग ये कहेंगे अगर कि पाकिस्तान की तारीफ करना भारत की बुराई करने जैसा नहीं हो जाता है, केरला स्टोरी एक खतरनाक ट्रेंड है, मतलब हमारे मन की ना हो अबरल तो सब बेकार है। मुगलों ने इस देश को लूटा नहीं, ये कहना है, ये विचार है इनके। अब इनके विचारों पर मैं क्या ही बोलूं अबरल? जी देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है जिस प्रकार से लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं, इसमें खुद ही फंस रहे हैं, जनता तो देख रही है, एक्सपोज हो रहे हैं। और रही बात जहां तक विषय एक तरीके से इस प्रकार की बयानबाजी करने का, तो इस प्रकार की अगर ये बयानबाजी कर रहे हैं तो स्पष्ट रूप से राष्ट्र का विरोध है। ये स्पष्ट कह रहे हैं कि भाई यहाँ माहौल खराब। कौन सा माहौल की ये बात कर रहे हैं? कहां माहौल खराब? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, मैं इस चीज से डिनाई नहीं करता हूं। हो सकता है पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में माहौल खराब है, लॉ एंड ऑर्डर पूर्ण रूप से खराब है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हो सकता है वहां की बात कर रहे हो, या कांग्रेस शासित राज्यों की बात कर रहे हो, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट इशू होता है। अब अगर ये इस टाइप की बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस का विरोध करना चाह रहे हैं या ममता? अच्छा, एक बात ये भी बताइए अबरल, आपके ऊपर, आप लोगों के ऊपर एक आरोप ये भी लगाए गए हैं कि असहिष्णु हैं आप लोग, असहिष्णुता के आरोप फिर से लगे आप लोगों के ऊपर। क्या ठोस जवाब है इसका आप लोगों के पास? मुझे तो असहिष्णुता को दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर आपको मैं कहूं कि आप अगर सरकार की तरफ से कोई जवाब देना चाहें असहिष्णुता के आरोपों पर, तो वो भी दे दीजिए। हिंदू से बड़ा असहिष्णु कौन है? सरकार असहिष्णु है, सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं, मोदी जी असहिष्णु हैं, वो आरोप लगते हैं, उस पर जवाब दीजिए, हिंदू नहीं। नहीं, अगर मोदी जी के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, अगर ये इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, इन्हें देख लेना चाहिए जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जनधन योजना है, सबसे ज्यादा लाभ मुसलमान को हुआ इस देश के, और तमाम सारी जन कल्याणकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा आंकड़ों में लाभ परसेंटेज जो है एक तरीके से उसमें सबसे ज्यादा लाभ मुसलमान को हुआ, क्योंकि मुसलमान पिछड़ा था, मुसलमान गरीब था, मुसलमान के पास रोजगार नहीं था, मुसलमान को बहकाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, मुसलमान को गरीब रखने का काम कांग्रेस ने किया। ठीक है सैन नकवी, ये उनकी क्या ये माना जाए, इस पर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा बतौर एक स्कॉलर। नसरुद्दीन शाह साहब का बयान, ये उनकी व्यक्तिगत पीड़ा हो सकती है, हमारी भी व्यक्तिगत पीड़ा होती है, आपकी भी होती है, सबकी व्यक्तिगत पीड़ा हो सकती है, लेकिन वो पूरे मुसलमानों का ठेका लेते हुए ये कह दें कि उस देश का पूरा मुसलमान जो है इस दौर से गुजर रहा है, ये मतलब कहां तक? ये आप कैसे कह सकती हैं कि पूरे देश के मुसलमान ऐसा है, या मुन्ना हबीब खान कैसे कह सकते हैं मैं सभी हिंदुओं का ठेका कैसे ले सकता हूं? हाउ, मतलब ये कैसे संभव है? क्या ये समझा जाए कि अपनी व्यक्तिगत पीड़ा को उन्होंने पूरे देश के मुसलमानों की पीड़ा से जोड़कर इसको एक बड़े पैमाने पर नेगेटिव करने की कोशिश की है, ये कहना यहां पर गलत होगा क्या सैन नकवी? देखिए, वो व्यक्तिगत रूप से पीड़ित नहीं है, उनको एक इवेंट में इनवाइट करने से मना कर दिया गया है, और वो मुस्लिम है इसलिए उनको मना नहीं किया गया है। पूरे देश की व्यवस्था पर सवाल उठाने का आधार नहीं बन सकता ना वो? नहीं, पूरे देश की आवाज, वो माहौल देखिए, पूरे देश की व्यवस्था पर सवाल उठा देंगे आप? क्या आपको कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया? आप इतनी बड़ी हस्ती हैं, आप इतनी बड़ी हस्ती हैं, आप इतना बड़ा नाम है, हमने आपकी ना जाने कितनी फिल्में देखी, हमने आप वेडनेसडे से लेकर ना जाने कितनी फिल्में इनकी आई, बड़ी अच्छी इनकी एक्टिंग रहती है, हम सब ऑस्कर तक मांग करते हैं इनके लिए, और वो इस प्रकार की बात करते हैं कि आज एक कार्यक्रम में उनको नहीं बुलाया गया, तो पूरे देश की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे व्यक्ति। नहीं, देखिए, देश की व्यवस्था खराब करते हैं पॉलिटिकल संगठन, और जो चल देते हैं पदयात्रा निकालने के, चलो भाई इनको रोका नहीं जाएगा। देश में किसको नहीं रोका जाता है? तो पूरा देश देख रहा है कि वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। अगर हिंदू राष्ट्र पहले से डिक्लेयर है तो आप उनको नोटिस थमा दीजिए, जाके दे दीजिए एक आदेश, शासनादेश कि तो हिंदू राष्ट्र पहले से घोषित है, आप क्यों माहौल खराब कर रहे हैं, आप क्यों पदयात्रा निकाल रहे हैं? उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस तरह का नैरेटिव सेट करके जब लोग चल देते हैं कि भाई ये मुसलमान के विरोधी एजेंडा रन कर जाएगा मार्केट में, तब लोगों को फील होने लगता है, सेलिब्रिटीज ही फील कर रहे हैं कि हाँ माहौल खराब है। इस तरह की चीजों को देखने के बाद वो लोग बोल रहे हैं। हाँ, मुसलमानों को योजना, अविरल भाई कह रहे हैं ये सही है कि योजनाओं का लाभ प्रॉपर मिल रहा है,
योजनाओं का लाभ बराबर मिल रहा है, टोटी से पानी मिल रहा है, नल सबके घर में लगा है, योजनाओं में कमी नहीं है मुसलमानों के लिए। ये तो मैं भी कह रही हूँ, मुसलमानों को तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं है। लेकिन जब मुसलमान किसी ऑफिसर्स के पास जाता है कि भाई मेरी सुनवाई कर लो, तो उसको मुसलमान समझ के सुनवाई नहीं की जाती है। यहाँ पे तो आप कहेंगे ना, कब तो नहीं कहेंगे कि शायद नकवी बोल रही है कि हम सेफ हैं, हम सुरक्षित हैं। अरे सुनवाई तो मेरी भी नहीं होती है, मैं भी कहीं अगर चली जाऊँ तो मुझे भी मुसलमान अरे आप अधिवक्ता हैं, आपकी क्या सुनवाई नहीं होगी? नकवी क्या विक्टिम कार्ड खेल रही हैं? क्या विक्टिम नाम लिखवा रखा आपने अलग से अधिवक्ता की सुनवाई नहीं होगी? नहीं होती सर, नहीं होती सर। किसी भी मामले, किसी भी क्लाइंट को लेकर अगर हम लोग मुस्लिम चले जाए तो उनकी सुनवाई नहीं होती है। कोई और नाम का लेके चली जाओ तो सुनवाई हो जाती है। अरे सरकार कानून से ऊपर थोड़ना है मैम। आप तो कोर्ट से मुकदमा दर्ज करवा दीजिए, आपको तो थाने के चक्कर लगाने की आवश्यकता है? आप जैसे लोग हैं तो इसके लिए सरकार से ही जवाब तो मांगती है ना। सरकार हमारी कोर्ट का एक पैनल है, वहाँ पे पैनल बैठा होता है सरकार का, उनसे जवाब मांगना होता है, हम लोग जुड़े हुए होते हैं। मुन्ना हबीब खान जी, जब आप इस प्रकार के बयानों का समर्थन करते हैं तो ये क्यों ना कहा जाए कि एक डर की राजनीति को आगे करके कांग्रेस मुसलमानों का वोट बैंक हथियाने की कोशिश करती है? सीधा सीधा हिसाब यही है, इसके अलावा कुछ है नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी मुस्लिमों के वोट हथियाने की बात नहीं करती, ना वोट हथियाने की कोशिश करती है। मुस्लिम खुद ही अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपने सोच से और अपनी विचारधारा के साथ कांग्रेस पार्टी को वोट करती आई है और करती रहेगी इंशाल्लाह, जहां तक मैं समझता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मैं कांग्रेस की गलतफहमी दूर कर दूंगा। मुसलमान जा रहा है ओवैसी की तरफ, राज्यों में आप हो चुके हैं खत्म, अब कौन सा मुसलमान आपको वोट देता मुझे आप बताइए? क्षेत्रीय पार्टियों में बट गया पूरा मुसलमान। यूपी में मुसलमान देता है समाजवादी पार्टी को, बिहार में मुसलमान देता है आरजेडी को। ये तो स्थिति है सर। आप कह रहे हैं कि मुसलमान आपको वोट देता है, सिर्फ आपके एक मुख्यमंत्री के द्वारा यह कह देने से मुस्लिम इज कांग्रेस, कांग्रेस इज मुस्लिम डजंट मीन कि सारे मुसलमान आपको वोट देते हैं सर। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को भी वोट देता है। दावा नहीं कर सकते आप दावा नहीं कर सकते, बीजेपी दावा नहीं कर सकती कि सभी हिंदू उसको वोट देते हैं। हिंदुओं में बहुत सारा एक ऐसा वर्ग है जो कांग्रेस को भी वोट देता है, जो अब एक वर्ग को लेकर आप सरकार नहीं बना सकते। आशीष जी, एमआईएम की बात करूं, असदुद्दीन ओवैसी जी की बात करूं तो सबको पता है, और अंदर खाने आपको भी पता है, बेशक आप बीजेपी की वजह से ना बोले, आपको पता है कि एमआईएम के जो चेयरमैन हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते आए हैं। अच्छा, वही चीज को बीजेपी वाले कहते हैं कि वो कांग्रेस के एजेंट हैं। अब क्या कीजिएगा सर, इसके लिए तो आरोप लगते रहते हैं ना सर। हम तो बयानों पर जाएंगे। हमने उस आदमी के बयान देखे हैं जब वो भारत के फेवर में बोलता है। हमने देखा वो पाकिस्तान की खुलकर बुराई करता है मंच पर खड़े होकर, वो पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान की ऐसी तैसी करके आता है। उसके लिए मजहब और तमाम चीजें बाद में है, वो पहले जो है देश की बात करने वाला नेता। क्या इस प्रकार के स्टैंड मुन्ना हबीब खान ले पाएंगे? कांग्रेस के राहुल गांधी ले पाएंगे? आशीष जी, मैं आपको बोलूं, अब मैं जवाब दे दूं? हाँ जी, मेहरबानी आशीष सर, सुनिए। असदुद्दीन ओवैसी का भाई कहता है कि राम भक्तों, हरियाणा वाले कहते हैं कि राम यहाँ पैदा हुए, उत्तर प्रदेश वाले कहते हैं कि राम यहाँ पैदा हुए, राजस्थान वाले कहते हैं राम यहाँ पैदा हुए। अब राम के भक्तों, बताओ राम की माँ कहाँ कहाँ गई थी? उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। वो हमारे भगवान को अब शब्द का इस्तेमाल करके कह रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जहाँ असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं दुर्गा तो मनहूस है, वहां कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं पूछता हूँ क्यों भाई? क्या वो भगवान नहीं है? क्या ये भगवान का अपमान नहीं है? हिंदू राष्ट्र में जो आप कह रहे हो, जहाँ 80% हिंदू है, वहां पे एक बीजेपी का दलाल ये बात कहता हो और हिंदू आस्था में ठेस न पहुंचता हो। नहीं तो ये बीजेपी का दलाल और इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करने की क्या आवश्यकता है सर? इतनी जल्दी आपा क्यों खो देते हैं आप? नहीं, आपा नहीं खोता, हो है ही वो बीजेपी के लिए काम कर रहे। तो यही मतलब जो आदमी आपका वोट बैंक खत्म कर दे वो आपके लिए दलाल हो गया बीजेपी का। समाजवादी पार्टी को बोलिए ना, सारा वोट शिफ्ट हो गया आपका। जो यूपी में हुआ करता था किसी जमाने में, एनडी तिवारी के जमाने में, वो सारा शिफ्ट हो गया सपा पे। हिंदुस्तान में सर कहानी खत्म है। मुसलमान नहीं देता वोट कांग्रेस को। हिम्मत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के वोट को खराब करे। आप बरगला सकते हैं, जुमलेबाजी से झूठ करके बरगला दें आप, उनके माइंड को वाश कर दे, कुछ वोट अपने पक्ष में ले आए, ये तो हो सकता है। हम वो सत्य है, आएंगे देर से भले लेकिन दुरुस्त आएंगे। सत्य की हमेशा जीत होती है। ठीक है, सत्य परेशान हो सकता है। अविरल किस प्रकार से देखेंगे कांग्रेस पार्टी के ओवर कॉन्फिडेंस को? झूठी सरकार और सरकार के नुमाइंदे सरासर झूठ बोलने नहीं, मतलब ये कहना कि आप लोगों का ये कहना कि 2014 के बाद माहौल पूरा बिगड़ गया है,
तो क्या उससे पहले देश में दंगे नहीं होते थे 2014 से पहले? क्या उससे पहले देश में आतंकवादी घटनाएं नहीं घटती थी? इनफैक्ट बहुत ज्यादा घटती थी। क्या उससे पहले सांप्रदायिक घटनाएं नहीं घटती थी? किस आधार पर यह कहा जा रहा है कि 2014 के बाद चीजें बिगड़ गई हैं? अविरल, क्या कोई विशेष कानून नहीं, क्या कोई ऐसा विशेष कानून केंद्र सरकार लेकर आ गई है जिससे मुसलमानों के सारे अधिकार छीन लिए गए हों? शिक्षा से लेकर कानून व्यवस्था से लेकर हर जगह का प्रतिनिधित्व खत्म हो गया हो मुसलमानों का? मुझे तो ऐसा कोई कानून विशेष नहीं दिखता है, ना ऐसी कोई सताया हुआ मुसलमान दिखता है देश में। मस्त जी खा रहे हैं वो लोग, कोई दिक्कत नहीं। 2014 के बाद तो अच्छे परिवर्तन आए, 370-35 से समाप्त हुआ है, तमाम सारे रिफॉर्म्स आए हैं और उसके साथ साथ आतंकवाद के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हुई है। बिल्कुल, शांति बहाल करने का जम्मू कश्मीर में पूर्ण रूप से काम किया गया। और रही बात जहां तक विकास की, तमाम सारे विकास अभी भी जम्मू कश्मीर में टेस्ट मैच चल रहा है मित्र हमारे। जम्मू कश्मीर में टेस्ट मैच चल रहा है 3 दिनों से। आतंकवादी खत्म हो गए। अरे मोदी के तरह तुम भी झूठ बोलते हो, शर्म आनी चाहिए। आतंकवादियों पे कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। जहां आतंकवादी दिखता है वहीं कठोरतम कार्रवाई आतंकी के विरुद्ध की जा रही है। इस बात को भी तो ध्यान रखिए। देखिए, आतंकवादी आते रहेंगे, हम उनको मच्छरों की तरह मारते रहेंगे, ये चलता रहेगा। वो आप जानते हैं, वो बीमारी ऐसी है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। आतंकवाद खत्म नहीं हो सकते, वो आते रहेंगे, उनको मारते रहेंगे। ये सिस्टम है, वो चलता रहेगा सर। पहले होता था, पहले मारे नहीं जाते थे, पहले वो आराम से घुस जाते थे, कहीं पे भी कुछ भी करते थे। अब वो मार दिए जाते हैं, निपटा दिए जाते हैं वहीं पे। अब अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है। और रही बात परिवर्तन की, तो बेहतर परिवर्तन आए हैं मोदी जी के नेतृत्व में। विश्वगुरु भारत का निर्माण हो या फिर एक तरीके से विकसित भारत के निर्माण की बात हो, 2047 के लक्ष्य की बात हो, इससे बहुत से लोगों को समस्या हो रही है, इसीलिए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। विकास कुछ लोगों को पच नहीं रहा है, इसलिए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। और इन्हें राजनीति करने दी जाए पूर्ण रूप से, क्योंकि जनता यहाँ बैठी है, जनता देख रही है कि किस प्रकार से नैरेटिव सेट कर रहे हैं। काम मीडिया में, सोशल मीडिया में, अपनी किताबों के माध्यम से करते रहते हैं। इस प्रकार के कार्य करते रहे, इससे किसी रूप में कोई जनता पे, धरातल पे कोई फर्क असर नहीं पड़ता है। नहीं, बिल्कुल। मैं भी आम मुसलमानों से मिलता हूँ, हमारे गांव क्षेत्र के यहाँ के लोगों से पूछता हूँ, तो वो उन्होंने कभी ऐसा मुझसे कुछ चीज़ शेयर नहीं की कि बहुत दुख में है, बहुत पीड़ित हैं या क्या है। जैसे पहले रहते तो वैसे रहते। सारी की सारी तकलीफ सियासतदानों को है। ये बात कोई माने या ना माने, लेकिन लोग भी ये चीज जानते हैं, उसके बाद होती है। आम मुसलमान को कोई समस्या नहीं। बिल्कुल नहीं, मैं इसका खुद गवाह हूं। योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है, उससे बैंक खाता भी खुल रहा है। बल्कि पहले से ज्यादा सशक्त है इस वक्त का मुसलमान, ये कहना गलत नहीं होगा। उनको रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं, अच्छे से वो कंफर्टेबल जी भी रहे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन राजनीति ऐसा दिखाने की कोशिश करती है, नसरुद्दीन शाह जैसे लोग, हामिद अंसारी जैसे लोग एक पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि खराब करने की कोशिश जो करते हैं। अब दुर्भाग्यवश ये कि ये लोग उसमें कामयाब नहीं हो पाते। मुन्ना हबीब खान, देश की हर समस्या को मजहबी चश्मे से देखना जरूरी है क्या? ये मैं समझना चाहूंगा आपसे। ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। हर चीज को मजहबी एंगल देना जरूरी है क्या? आशीष जी, अभी हमारे मित्र ने कहा हर योजना का लाभ मुसलमानों को भी दिया जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी मामा के जेब से लेकर आते हैं क्या? ये सरकार का फंड है, सरकार का। तो ये स्वीकार करिए ना सर, ये स्वीकार करिए ना कि मिलता है योजना का लाभ। ये भी तो स्वीकार नहीं करते ना आप लोग। स्वीकार तो करिए, कहां मिलता है। बिल्कुल कहीं से लेके आते हो, बिल्कुल अपने जेब से नहीं देते हैं, वो हमारे ही टैक्स का पैसा है, हमारे लोगों को मिलता है। बिल्कुल विदाउट एनी डाउट, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। फिर ये मत कहा करिए कि मुसलमान इग्नोर किया जाता है इस देश में। जब ऊपर से चलता था वो घिस जाया करता। अब आशीष जी मैं जवाब दे दूं? हाँ, मुन्ना हबीब खान, एक मिनट अवरल जी, मुन्ना हबीब खान जी को बात पूरी कर लेंगे। हाँ हबीब खान जी, अब तो मुझे ये लग रहा है कि अब आशीष गोस्वामी सुदर्शन न्यूज चैनल के एंकर नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता। मुझे इंतजार था मुझे आपके इस कमेंट का इंतजार था। जब आपके पास शब्द खत्म हो जाते तब ये वाली लाइन चेपते हैं, क्योंकि पहली बार तो डिबेट कर नहीं रहा हूं आपके साथ। अरे हमें आदत हो गई है, हम बहुत ढीठ हो गए हैं, हम बहुत ढीठ हो चुके हैं, आपका फर्क नहीं पड़ता इस बयान का। हाँ, कैसे बोलने दूंगा आपको? आप मेरे को बीजेपी प्रवक्ता कहे तो मैं, अगर बीजेपी प्रवक्ता बन गया तो आपको बोलने नहीं दूंगा। मैं बता रहा हूं आपको, अविरल जैसा मैं इस प्रकार की बातें नहीं करूंगा। मैं आपको, अगर सही में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर यहां बोलने लग गया तो सर आप चुप हो जाएंगे, आप कल से डिबेट में नहीं आएंगे। क्या बात आप कर रहे हैं? आप मुद्दे पे बताइए। देश की हर समस्या को जो नसरुद्दीन शाह, ए.आर. रहमान या हामिद अंसारी जी जैसे लोग मजहबी चश्मे से दिखाने की कोशिश करते हैं, वो वर्ल्ड स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारे देश के सेकुलरिज्म की ऐसी तैसी क्यों नहीं कर रहे हैं? इस पर क्या आप एक बुद्धिजीवी की तरह बात कर पाएंगे? तो करिए सर, अपनी बात रखिए।
आशीष जी, ज्यादातर लगभग 90% भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ही देखते हैं सुदर्शन न्यूज। इंशाल्लाह आपको प्रवक्ता बनाएगा। दूसरी हाँ, बात, हाँ। मैं अब मुद्दे पे आता हूँ। सवाल ये है कि जिस आतंकवादी को समाप्त करने की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि मित्रों, नोटबंदी होते ही हम सारे आतंकवादी के कमर तोड़ देंगे, किसी की मजाल नहीं है। देखिए फिर बोलने के लिए कह रहे हैं, आप जवाब नहीं पूरा होने दे रहे। भाई मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं आपके हिसाब से, तो मैं तो उसी हिसाब से आपसे बात करूंगा। बोलने तो दीजिए, बोलने ही नहीं दे रहे, जवाब ही नहीं देने दे हाँ। रहे। मोदी जी का नाम आते ही पता नहीं सारे एंकर को चिर क्यों मचता, बोलने नहीं दे रहे। अरे बोलने तो दीजिए। अरे मोदी है तो मुमकिन है, चाहे बेरोजगारी हो, आतंकवादी हमले हो, चाहे मुस्लिमों पे अत्याचार हो, चाहे अच्छा, मुस्लिमों कई पे राज्यों में आतंक आगे हो, चाहे कई सेक्स राज्यों स्कैंडल में का कांग्रेस पार्टी चाहे की आग सरकार लगाने है, का रेप कई का राज्यों में मामला हो, कांग्रेस पार्टी की सारे सरकार है, मुमकिन कई क्यों? नहीं 2.5 राज्यों में मोदी है सरकार है तो कांग्रेस मुमकिन है। पार्टी की। अब मुझे कोई ये बता दे कि उन राज्यों में मुसलमानों की स्थिति कितनी बेहतर आपने कर दी, वहां के मुसलमान कैसे लखपति करोड़पति बन गए हैं। आपके राज्य में सब कुछ बहुत बेहतरीन हो गया है, ये अपने आप में बड़ी चीज है, तो ये भी आपको जवाब देना पड़ेगा। बट आप लोग जुड़े, आप लोगों का बहुत आभार, समय देने के लिए आप सभी का बहुत आभार। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है, इस पर हमने बात की। इस डिबेट में फिलहाल इतना।